Okay, children, we are starting now again the next topic, that is principle of conservation of linear momentum. It is the topic of your third unit of the syllabus, that is laws of motion. In laws of motion, in the earlier videos, we have studied about the force, about linear momentum, about inertia, about the Newton's laws of motion. First law, second law, third law, and all these things we have discussed. Now we are taking, or we are just starting the next topic, that is principle of conservation of linear momentum. It's a very important principle of conservation of linear momentum. In future, in so many problems, we are going to use this principle. It's very important as far as the application part is concerned. तो बच्चों देखिए क्या क्या आपने पढ़ा है. आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, उसमें आपने सबसे पहले फोर्स पढ़ा है क्या होता है, फिर आपने इनर्शिया पढ़ा है क्या होता है, फिर आपने उसमें लीनियर मोमेंटम पढ़ा है क्या होता है, न्यूटन्स लॉज हमने पढ़ लिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने पढ़ लिया है. सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट होता है. अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में, तो हम कहते हैं द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. ठीक है, यहां भी टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो क्या स्टेटमेंट हुआ? इट स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड or external force is zero. There is no force applied from outside. A system can have so many bodies, either a combination of two bodies or more. Then the one body can exert force on another body can exert force on first, but there is no external force acting on the system. That's why if this is the condition, then linear momentum will remain constant. तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम का उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं. कोई बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो क्या बाहर से हम फोर्स अप्लाई करते हैं? नहीं अप्लाई करते हैं. अंदर से एक्सप्लोड करता है, तो अंदर से उसकी जो केमिकल एनर्जी है उसकी वजह से एक्सप्लोड करता है. और जब एक्सप्लोड करता है तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स फ्लाई इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं. कौन से फ्रेगमेंट किस डायरेक्शन में जाएंगे, कितना पार्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या सारे फ्रेगमेंट्स एक डायरेक्शन में चले जाएंगे? नहीं, ये डिसाइड करेगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दो बॉडी होती हैं आपस में, दोनों कार है, एक बस है, दोनों आपस में टकरा गई. टकराने के बाद पीछे से आगे वाले को हिट किया या हेड ऑन कॉलिजन हुआ, उसमें उसके कॉलिजन के बाद कौन सी बॉडी की कितनी वेलोसिटी होगी, किस डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और एग्जांपल बताते हैं. रिकॉइलिंग ऑफ द गन. When a soldier fires a bullet with the gun, then the total momentum of the system should remain constant. Why? There is no external force applied on the system. System consists of how many bodies? Two bodies, gun and bullet. Force is exerted by gun on bullet, it's the action, and the reaction is force is applied by bullet on gun. So it is the force of action and reaction. So it is an example of Newton's third law, and in this example the conservation of linear momentum should be obeyed because it is an isolated system. तो ये थर्ड लॉ का भी एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का भी, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम लगा सकते हैं. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. तो पहले इसका स्टेटमेंट आपने पढ़ा क्या होता है. इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक टर्म हम पहली नई टर्म समझ रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. अच्छा देखिए, इसमें जो टोटल लीनियर मोमेंटम वर्ड हम यूज करते हैं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटा, ठीक है, एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. If a system consists of a number of bodies and external force on the body's system is zero, then the vector sum of all the linear momenta of all parts, fragments of the body or of the bodies of the system will remain constant. तो total का मतलब जब वेक्टर में आते हैं तो वेक्टर सम होता है, और जब स्केलर में जाते हैं तो एल्जेब्रिक सम होता है.
ये टोटल का मतलब हुआ बच्चों। और अगर इसी को हम आइसोलेटेड सिस्टम को हमने क्या कहा, आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, एट विच एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। जैसे हमने बॉम्ब का एग्जांपल दिया, जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करते, अंदर से एक्सप्लोड होता है, उसे इग्नाइट करते हैं। तो जब अंदर से वो बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा एग्जांपल हमने बताया, जब हम बुलेट से को फायर करते हैं गन से, तो ये भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, गन का फोर्स बुलेट पर है, बुलेट का रिएक्शनरी फोर्स किस पर है, गन पर है। तो ये सिस्टम कैसे एग्जांपल है, एक्सटर्नल फोर्स इन सब में कैसा है, जीरो है। और इन सब में मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। अच्छा चलिए इसको प्रूव करके बताते हैं। इसको प्रूव कैसे करेंगे, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए अगर न्यूटन सेकंड लॉ से आप ले रहे हैं तो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। What is delta P? Where delta P is the change in momentum in time, delta T then force applied on the body or on the system rather is equal to delta P upon delta T. ठीक है, for an isolated system, for isolated system this F, और ये F कौन से वाला, एक्सटर्नल है, जो बाहर से फोर्स लगाते हैं मोमेंटम चेंज होता है, F एक्सटर्नल इज जीरो, सो डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा P वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और P वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए डेल्टा P क्या बड़ी, डेल्टा P का चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जीरो है, इट मींस मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। ये तो आप कह दीजिए कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट है, या कह दीजिए चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो है। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ, और उसकी वजह से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T जीरो हो गया। डेल्टा T को इधर ले जाइए, डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो और P इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर इसमें सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज है, इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ बॉडीज, कितनी बॉडीज n है, और सबका लीनियर मोमेंटम कितना है, पहले का P1 है, दूसरे का P2 है, और इस तरह से n का कितना है, Pn, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, थर्ड होगी। ये जनरलाइज एक्सप्रेशन होगी। ये दो बॉडी के पर भी अप्लाई हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, नंबर ऑफ बॉडीज पर भी अप्लाई हो सकता है। और अगर हम इसको किसमें, मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में लें तो बताइए कितना हो जाएगा, m इंटू v1 वेक्टर, m1 m2 इंटू v2 वेक्टर प्लस mn इंटू vn वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब एप्लीकेशंस पार्ट है अलग अलग, जहां जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसी तरह का हम अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हम समझ आ गए, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम आइसोलेटेड होगा, जिसमें बाहर से कोई इंटरवीन नहीं कर रही है कोई थर्ड बॉडी। दो बॉडी हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, या n नंबर ऑफ बॉडीज हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर सिस्टम में फोर्स एक्सर्ट करती है। ऐसे केस में न्यूटन सेकंड लॉ से हमने पढ़ा है, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है सिस्टम के, और ये इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। P कांस्टेंट है, और अगर P की जगह सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ बॉडीज तो P1 P2 आ जाएगा, और अगर मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में लिखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसको एक डिफरेंशियल टेक्निक से भी प्रूव कर सकते हैं, ऑल्टरनेट मेथड भी हो सकता है, ऑल्टरनेट मेथड है, साइमल्टेनियसली बच्चों दोनों मेथड सीखते जाओ। ये जनरल मेथड हो गया। इसी लॉ को क्या लिख सकते हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। बताइए F एक्सटर्नल क्या पढ़ के आए हो, ये हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया dp अपॉन dt। dp क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम, dt डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया। और इसमें भी फॉर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम बताइए F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, जीरो, सो dp वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, और p वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ, ये भी प्रूव हो गया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये यहां तक, और यहां से आगे का रास्ता सेम है, केवल ये वाला रास्ता बदला है आपने, ये वाला पाथ चेंज किया है, बाकी ये दोनों एक दूसरे के ये कर सकते हैं। तो आप इस मेथड से भी लिख सकते हैं, आप इस मेथड से भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। P कांस्टेंट है तो उसके बाद में ये स्टेप आ जाएगा, और मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में ये स्टेप आ जाएगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ विच कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये इसमें, ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया है, ये इसका फॉर्मूला हो गया है, और ये इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया है, और इसको हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। अच्छा, इसके और एप्लीकेशन बताते हैं। देखिए इसको आप प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करेंगे।
कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं हाउ टू अप्लाई इन प्रॉब्लम, फिर इसके हम एग्जांपल्स लेंगे। देखिए प्रॉब्लम्स में आप कैसे अप्लाई करोगे। मान लीजिए कोई सिस्टम है, देखिए हम एक सिंपल सिस्टम मानते हैं और उस सिंपल सिस्टम में क्या है, पहला सिस्टम ले रहे हैं, एग्जांपल्स ले रहे हैं, जिसमें एग्जांपल्स में कुछ सिस्टम ले लिया आपने। एक बॉडी ये है जिसपे मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है, और दूसरी बॉडी ये है m2 और इसका मास कितना है u2 है, और इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 देन ये दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी, और कोलाइड करने के बाद m1 m2 यहाँ आ जाएगा। ये ड्यूरिंग कॉलिजन हुआ, ड्यूरिंग कॉलिजन, और कॉलिजन के होने के बाद सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। सपोज दिस इज m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड दिस इज m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2। दिस इज आफ्टर कॉलिजन, ये किसके बाद हुआ, आफ्टर कॉलिजन, और ये कंडीशन की कब है, बिफोर कॉलिजन। एक एग्जांपल ले लिया हमने सिंपल, बिफोर कॉलिजन। हम ये देखते हैं कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, इस प्रॉब्लम को कैसे हम अप्लाई करें, ये हमें समझना है। हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और पढ़ा है। ये एक एग्जांपल लिया, कोई आगे बॉडी जा रही थी, उसी के स्ट्रेट लाइन में पीछे से कोई दूसरी बॉडी आ रही है, उस पीछे वाली बॉडी ने आगे वाली बॉडी को हिट कर दिया। आगे कार जा रही थी, पीछे से कोई बस आ रही थी, बस ने कार को हिट कर दिया, ठीक है, आगे से। अब हिट करने के बाद ये तो था कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन। अगर बस की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो आगे वाले को हिट करेगी, तो हमने लिखा u1 ग्रेटर देन u2, जिससे कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, हिट कर दी। उसके बाद देखिए ये ड्यूरिंग कॉलिजन है फॉर ए मोमेंट, जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने के बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगी। अब यहाँ से कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है बच्चों। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, बोथ आर मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, टकराने के बाद भी पीछे से कार ने किसको, बस ने कार को हिट किया, और बस भी आगे जा रही है और कार भी आगे जा रही है, ये पॉसिबिलिटी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। दूसरा ये है, एक बॉडी है, अगर कार ने बस को हिट किया तो टक्कर मारने के बाद कार पीछे की तरफ जाएगी, बस आगे की तरफ जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वेक्टर में हमने क्या किया, यहाँ लेफ्ट टू राइट की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो कौन सी मान ली, पॉजिटिव मान ली, इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। लिखते भी आप लेफ्ट टू राइट है सारा कुछ। तो जो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, जनरली हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में वेक्टर बनाने के लिए क्या मान लिया आपने, इसको पॉजिटिव मान लिया। चलिए इसमें अप्लाई करो बच्चों। अब देखिए इसमें कहा कि टोटल चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। अब उसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो लिखिए चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, या लिखिए नेट मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। और जब चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है वो कोलिजन से बाद के मोमेंटम के क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो चेंज जीरो होगा। जितना इनिशियल है उतना ही क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। जितना कोलिजन से पहले उतना ही कोलिजन के बाद, तो जो दोनों में चेंज आया, कितना चेंज आया, दैट विल बी जीरो। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, कौन से वाला, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बात समझ आया, जब बॉडी ने कोलाइड नहीं किया उससे पहले जो कोलिजन था, कोलाइड करने के बाद भी उतना ही कोलिजन होना चाहिए। क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है? क्या बाहर से हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। m1 is exerting force on the body of mass m2 and the body of mass m2 is exerting force on m1. So this system consists of how many bodies? Only two bodies. One is exerting force on another, that is m1 on m2 and m2 on m1. So the external force on the system will be zero. ठीक है, that's why we can apply this is the essential condition of principle of conservation of linear momentum. Now we can apply this condition. What is linear momentum? Both are traveling in the same direction. Vector के लोग दोनों क्या हुए, पॉजिटिव। बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m1 into u, and since it is in the same direction तो क्या आएगा, सम आएगा, m2 into u2 is equal to क्या आएगा, m1 v1 plus m2 v2। अच्छा देखिए ये भी लिख सकते थे आप, ये लिख सकते थे, ठीक है। ये मोमेंटम इनिशियल हो गया, मोमेंटम कैसा हो गया, फाइनल हो गया। और व्हेन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस आ जाएगा, और ये भी कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये बन गया आपका। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस केस के लिए ये इक्वेशन बनेगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। ये मोमेंटम पहले है, ये मोमेंटम बाद में है, दोनों मोमेंटम इक्वल हैं, यानी कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जीरो है। जब कोई कांस्टेंट होगा मोमेंटम, कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो उसका मतलब उसमें चेंज क्या हुआ, जीरो हुआ। अब देखो ये तो एग्जांपल 1 हुआ। अब हम इसी को एग्जांपल 2 में लेते हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें,
सेकंड एग्जांपल क्या ले लें, आप ये भी तो पॉसिबल है, आपने इसकी डायरेक्शन बदल दी, ये डायरेक्शन आपने ऐसे कर दी, और ये डायरेक्शन कौन सी ले ली आपने, u2 वेलोसिटी ले ली। अब यहां टकराने के बाद यहां पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए जो m1 बॉडी है, सपोज इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड m2 इज मूविंग विद डायरेक्शन विद v2 इन दिस डायरेक्शन, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हेड ऑन कॉलिजन है, एक बॉडी इधर से एक बॉडी इधर से, दोनों आपस में टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, दोनों आगे जाएंगी। तो यहां से दो बॉडी आई, आपस में कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद दोनों कैसे होगी, अलग अलग हो गई, m1 इन दिस डायरेक्शन एंड m2 इन दैट डायरेक्शन। जरा इस वाले केस में कैसे अप्लाई करोगे, इसमें भी टोटल मोमेंटम का कैसा रहना चाहिए, कंजर्व, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड, बताओ लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन किसकी है, पॉजिटिव, ये बताओ डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव m1 u1, ये डायरेक्शन कैसी हो गई, नेगेटिव, क्यों, हमने तो लेफ्ट टू राइट से डायरेक्शन कैसी मानी, वेक्टर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव मानी है, तो बताओ ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी कि नहीं, बिकॉज u2 इज एन अपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस m2 u2, ये वाला बताओ, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन के जो डायरेक्शन के कैसे अपोजिट, तो ये वाली टर्म कैसी आएगी, माइनस आएगी, और अगर ये वाली टर्म कैसी है, इन द राइट साइड, कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, तो ये टर्म कैसे आएगी, पॉजिटिव। इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो देखिए हमने दो एग्जांपल लेकर के अप्लाई करना सिखा दिया है, हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में आप कैसे आप अप्लाई करेंगे। दोनों एग्जांपल्स कोलिजन के हैं, दोनों एग्जांपल्स में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दोनों एग्जांपल्स में वन बॉडी exerts force on another body, and since isolated system is there is no external force acting on the system consists of these two bodies, that's why the linear momentum should remain conserved, और इसको हमने अप्लाई करते हैं। सो दिस इज ए वे टू अप्लाई, बात समझ आ गए, जितना मोमेंटम पहले उतना ही मोमेंटम बाद में, किसके बाद में, कोलिजन से पहले उतना ही कोलिजन के बाद। क्यों ऐसा होगा, जब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट है, इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन मोमेंटम कैसा हो गया, जीरो हो गया, तो यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। चलिए एक और एप्लीकेशन लेते हैं इसका, और उसमें हम कई बार निकालने के लिए भी आता है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी, इट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ आल्सो, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड विद द हेल्प ऑफ गन, a soldier fires a bullet, then force exerted by gun in bullet, क्या लेने हैं आप, recoil velocity of gun, recoil velocity of gun, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, लेट, देखिए कैपिटल M को मान लीजिए मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, और V1 अच्छा इनिशियल, और स्मॉल m मान लीजिए मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट विच इज वेरी मच लेस देन द मास ऑफ द गन, गन के रेस्पेक्ट में बुलेट का मास बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। इनिशियली बताइए, इनिशियली क्या है, इनिशियली बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, और इनिशियली का मतलब क्या हुआ, बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, जब तक आपने फायर नहीं किया है तब तक गन और बुलेट दोनों कैसे है, रेस्ट पर है, ठीक है। तो बताइए दोनों का, अब आफ्टर फायरिंग क्या होगा, after firing, let capital V is the velocity of gun and small v is the velocity of bullet, मान लीजिए ये हो गया, गन की वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V, और अगर वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो वेक्टर लगा दीजिए, और ये भी वेक्टर लगा दीजिए, स्मॉल v द वेलोसिटी ऑफ किसकी है, बुलेट की, ठीक है। हमने दोनों पैरामीटर अलग अलग कर दिए, मास स्मॉल m है बुलेट का, तो वेलोसिटी भी स्मॉल m लेटर से लिया है, और ये भी अगर कैपिटल लेटर लिया है तो ये भी कैपिटल लेटर लिया है। अब बताइए, जब हमने बिफोर फायरिंग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, जीरो थी, जब जीरो थी तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना था, जीरो था। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बुलेट भी रेस्ट पर है, गन भी रेस्ट पर है, दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो नेट मोमेंटम कितना है, जीरो है, तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है। आफ्टर फायरिंग बताइए, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बताइए क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग टोटल का वर्ड हमने बता दिया बच्चों, दोनों के लिए सेंस है अलग अलग है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो टोटल का मतलब वेक्टर सम से है, ठीक है, दोनों का वेक्टर लेंगे। और देखिए बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना हुआ, जीरो हुआ, क्यों जीरो हुआ,
ये भी रेस्ट पर है और ये भी कैसी है, रेस्ट पर है, और दोनों रेस्ट है तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। गन का मोमेंटम भी जीरो है, बुलेट का मोमेंटम भी जीरो है, नेट मोमेंटम कितना हो गया, जीरो हो गया। अब फायर करने के बाद क्या होगा, m is the mass of gun and v the velocity of the gun, then mv vector, mv vector। हमें नहीं पता कौन सा किस डायरेक्शन में जाएगा, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा जब वेक्टर से करते हैं। और ये बताइए m is the mass of bullet होगा कि नहीं, mv, बोलो ये बन गया कि नहीं। जब हम वेक्टर लगाते हैं तो फिर हमें वो साइन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बताने की जरूरत नहीं, इसमें शामिल हो जाता है, इसी में शामिल हो जाता है। तो दो तरीके हैं, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में अप्लाई करते हो तो प्लस माइनस लेंगे, मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिसाइड करोगे, और अगर वेक्टर फॉर्म में तो फिर सबका प्लस कर दीजिए, अपने आप इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखो इसमें कैसे नेगेटिव साइन आएगा। अब हमें रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या है, ये जो v आपने लिखा है वेलोसिटी ऑफ गन, इसी को क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, इसी को रिकॉइल वेलोसिटी, इसी को रिकॉइलिंग ऑफ द गन कहते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी हो गई ये, रिकॉइल का मतलब होता है द वेलोसिटी गेन बाय द गन। जब सोल्जर्स को अगर आपने कभी देखा होगा बुलेट को फायर करते हुए तो टाइटली होल्ड करता है शोल्डर से। क्यों होल्ड करता है, उसका न्यूटन थर्ड लॉ हो गया एक तो। एक्शन क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन बुलेट, बुलेट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड द रिएक्शन इज फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट ऑन द गन, सो गन इज टाइटली होल्ड बाय द सोल्जर on his shoulder, जिससे कि उसके फोर्स को क्या करें, वो बैलेंस कर सके। तो इस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ भी इसमें लगता है, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी यही एग्जांपल है। सेम एग्जांपल दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला बना, और रिकॉइल वेलोसिटी यहां से आ जाएगी माइनस एम वी वेक्टर अपॉन एम, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। अब देखिए ऐसा क्या हुआ, ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, negative sign indicates that v vector is opposite to which vector, v vector। ये जो कैपिटल v वेक्टर है ये स्मॉल v वेक्टर के अपोजिट है। और क्यों है स्मॉल v वेक्टर के अपोजिट, वेक्टर में जब माइनस साइन आता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगी, गन जाएगी। आपसे कहा जाएगा, इस बात को प्रूव करके बताया साइंटिफिकली, आपसे ये कहा जाए कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं आप ये प्रूव कीजिए या ये बताइए क्यों बुलेट पीछे जाती है और क्यों गन फॉरवर्ड जाती है। जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं गन के बुलेट के ऊपर, तो ये फॉर्मूला इस बात का आंसर करेगा। दिस नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू दैट द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। अगर ये माइनस साइन नहीं आता यहां से तो देखिए क्या हो जाता है, फॉर्मूला बताता द गन एंड बुलेट बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये फॉर्मूला अगर माइनस साइन हटा दिया जाए तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा, जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है फायर करने के लिए उसी डायरेक्शन में गन जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्जर ने क्या किया, फायर किया, और फायर करने के बाद में आगे आगे बुलेट और उसके पीछे पीछे गन और उसके पीछे पीछे सोल्जर को दौड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो यहां से जस्टिफाई करेंगे। नेगेटिव साइन बताएगा if bullet is moving in the forward direction then gun will move in the backward direction। ये मतलब हो गया बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। ये रिकॉइल वेलोसिटी हो गई गन की, ठीक है। ये बात समझ आ गया था, जीरो क्यों लिया, बिकॉज इनिशियली बुलेट इज एट रेस्ट, गन इज ऑल्सो एट रेस्ट, वो भी रेस्ट पर है। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल का मतलब बिफोर फायरिंग होगा, वो फायर करने के बाद होगा। ऐसा क्यों किया, बिकॉज दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बॉडीज, टू बॉडीज, वन इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अनदर एंड अनदर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन फर्स्ट, सो द सिस्टम बिकम्स आइसोलेटेड। बाहर का फोर्स नहीं है, दोनों में कोई ऐसा फोर्स नहीं जो इंटरवीन करे। ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। और इसका टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और भी कई एग्जांपल है, ये तो रिकॉइलिंग ऑफ गन का हमने एक एग्जांपल ले लिया। इसके अलावा और एग्जांपल जैसे आपका एक्सप्लोड करता है, बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, तो इनिशियली बॉम्ब के सारे फ्रेगमेंट, सारे पार्ट्स कैसे हैं, रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम कैसा है, जीरो है। अभी हमने बताया जब वो एक्सप्लोड करेगा तो एक फ्रेगमेंट इधर जाएगा, तो बट नेचुरल है कि उसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए या नेट मोमेंटम को कांस्टेंट करने के लिए किसी दूसरे फ्रेगमेंट को इधर जाना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। तो अगर इधर हैवी पार्ट है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और इधर लाइट पार्ट है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिससे m इंटू वी क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। तो इसमें भी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, अप्लाई होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे डेली लाइफ में जहां हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके लिए हमने एक मेथड आपको एक्सप्लेन करके बताया, दो हमने इक्वेशन बना के दिखाई, डेली लाइफ का कोलिजन लेके दिखाया, गन का एग्जांपल लेके दिखाया हमने, एक को मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने जिसमें डायरेक्शन पहले कंसीडर कर लेते हो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म से हमने सॉल्व करके बताया,
और जिसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं उसमें ये वाला मेथड आपने बताया, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब इसमें आप न्यूमेरिकल में वैल्यू करोगे तो ये माइन आ जाएगा, ये आ जाएगा, हम बता देंगे कि बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बताइए ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्टेटमेंट, इट्स प्रूफ, its applications and its formulae, all these things we have covered in this lecture। इस लेक्चर में पूरी चीजें हमने कवर कर दी।